जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे दोस्त? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, पढ़ाई में काफी आप सभी बिजी होंगे क्योंकि एग्जाम्स का ये दौर है और अंतिम दौर में, क्योंकि एग्जाम शेड्यूल कभी भी आपका फिक्स हो सकता है दोस्तों। तो इस दौर में आपको अपनी तैयारी को बहुत अच्छे लेवल से करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका अभी एक दिन बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा प्रीशियस है। तो अपना समय पूरा पूरा पढ़ाई में लगाइए और ध्यान दीजिएगा कि इस बार हमारा मिशन है कि इस बार वर्दी लेकर घर जाना है दोस्तों। वो जश्न हमारे घर पर इस बार हो, तो यही आशा है। आप सभी लोग जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर 15 आउट ऑफ 15 साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक श्रृंखला। इस श्रृंखला में अभी तक 29 पार्ट मेरे द्वारा पढ़ा चुके। आज हम लोग 30 पार्ट को कवर करने वाले हैं। ये एक प्रैक्टिस सेशन है जिसमें 15 क्वेश्चन जो साइंस से पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं को आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। मैं 4 ऑप्शन आप लोगों को डेली समझा रहा हूं, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो और भी अच्छा होगा और मजबूत होगा। उम्मीद करता हूं आप नोट्स बना रहे होंगे। चलिए, तो धमाकेदार इस क्लास को जल्दी से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। शुरुआत कर लेते हैं आज की श्रृंखला की। आज में हेडिंग डाल लीजिएगा प्रैक्टिस सेट 30। मैं शुरू करता हूं आज का पहला प्रश्न। वीडियो को शुरू करने के पहले आप लाइक बटन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस प्यारे से वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। दोस्तों, आज का पहला सेशन हम लोग पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए, धमाकेदार क्वेश्चन से शुरू करते हैं आज का सेशन। जल्दी से मेरे साथ पढ़ना शुरू करें आप। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जल्दी से ध्यान देना है। पहला प्रश्न क्या है? ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिए, कई सारे क्वेश्चन को मैंने एक से ज्यादा बार सेशन में रखा है। इसका मतलब ये है कि वो अलग अलग शिफ्ट में बदल कर आ सकते हैं आपसे। तो ये प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो यहाँ O दिया है, O2 दिया है, O3 दिया है और CO2 दिया है। सभी लोग जानते हैं कि CO2 यहाँ फार्मूला हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। वही अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का अणुसूत्र हो जाता है O2, अणुसूत्र हो जाता है O2। और ऑक्सीजन का अगर फॉर्मूला देखें तो ये O हो जाएगा। O3 क्या है? तो ऑक्सीजन का एक अप्रूफ होता है जिसका नाम होता है ओजोन। यानी इस प्यारे से क्वेश्चन के लिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन। अब ओजोन को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर पहला नंबर पर आ सकता है कि ओजोन वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। समताप मंडल जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन पाई जाती है। दोस्तों, इसका काम क्या होता है? ओजोन का प्रमुख काम होता है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकना। हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ओजोन के द्वारा किया जाता है। तो इसका कार्य भी मैं यहाँ पर लिखने वाला हूं, तो आप लोग मेरे साथ लिखते चले। हानिकारक यूवी रेस को ये रोकती है। हानिकारक पराबैंगनी किरण को रोकने का कार्य इसका किया जाता है। तो दोस्तों, ये सेशन बहुत ही शानदार है और अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। तो ओजोन में छिद्र कब देखा गया था? तो ओजोन में छिद्र 1984 में अंटार्कटिका में देखा गया था। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन पर अच्छे से फोकस करना है आप लोगों को। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए। एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है। चलिए, सही जवाब मिल चुका है। ओजोन का फॉर्मूला हो जाएगा O3। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बीच में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सूखे हुए किशमिश पानी में डालने पर फूल जाते हैं। ये किस बात को इंडिकेट करता है, किस बात को दर्शाता है? तो सूखा हुआ किशमिश अगर पानी में डाला और अगर ये फूल जाता है तो दोस्तों क्या कंडीशन बनती है? मान लीजिए कि मैंने एक छोटा सा बर्तन लिया है और इसमें मैंने एक सूखा किशमिश यहाँ पर डाल दिया है और इसके बीच में पानी है और पानी में डालने पर ये फूल जाता है। इसकी वजह क्या है? तो आपने एक प्रोसेस यहाँ पर पढ़ा होगा। इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस है क्या? तो इस ऑस्मोसिस के बारे में आपको एक बात और याद रखना है, परासरण। अब परासरण क्या चीज होती है? तो इसमें हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, यानी कि अधिक से कम की ओर अणुओं का गमन होता है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का गमन होता है। हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। दोस्तों, ध्यान देना है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो बाहर एक लिक्विड भरा हुआ है इसमें हाई कंसेंट्रेशन है और ये हाई कंसेंट्रेशन परासरण की वजह से, अति परासरण की वजह से, बाहर का अति परासरण मतलब बाहर का कंसेंट्रेशन हाई होने की वजह से यहाँ के अणु इस किशमिश के अंदर चले जाते हैं और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं
कि यहाँ से अणु जो है वो बाहर जाते, तो ओस्मोसिस प्रक्रिया ये नाम से जानी जाती है। तो बाहरी विलन अल्प परासरी नहीं होगा दोस्तों, ये अति परासरी होगा, तभी जाकर हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि बाहर से अंदर अणुओं का गमन होगा, यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणु जाएंगे। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होना है इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। थर्ड क्वेश्चन है, डेसिबल किसकी एक इकाई है मानी जाएगी? ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा है मेरे द्वारा। तो डेसिबल की अगर हम बात करें तो डेसिबल किसका एक भाग है? तो ये बेल का 10th भाग माना जाता है, बेल का 10वां भाग इसे हम लोग कहते हैं, बेल का 10वां भाग इसे माना जाता है। सेकेंड थिंग यहां से ध्यान रखना है कि जो डेसिबल है इससे ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापने का जो इकाई है इसका नाम है डेसिबल। अब दोस्तों डेसिबल की हम बात करें तो इसे डीबी से शो किया जाता है, स्मॉल डी कैपिटल स्मॉल डी और कैपिटल बी। अब एक चीज और भी है कि आपको यहां से एक बात और पूछी जा सकती है कि सामान्य बातचीत में दो व्यक्तियों के बीच में कितनी डेसिबल की ध्वनि का उपयोग किया जा सकता है? तो कितनी डेसिबल की ध्वनि का दोस्तों उपयोग किया जा सकता है? ये 30 से लेकर 45 डेसिबल के बीच की ध्वनि यहां पर इस्तेमाल की जाती है। ये एकदम सटीक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा। तो सामान्य बातचीत में ये, तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ये डेसिबल से मापी जाती है। तो यहाँ ध्वनि का एक स्वर है, ध्वनि के स्तर का मापक हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्वनि की तरंग धैर्य नहीं मापते, स्तर का माप करेंगे, यानी कि तीव्रता कितनी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाले हैं। तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का एक मान समान होता है। ये मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ा दिया है इस क्वेश्चन को। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से देखना है। कौन से दो पैमाने ऐसे हैं जिस पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एक जैसे होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनको हम कंपेयर करेंगे कैसे। तो एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोग लिख दीजिएगा। ये डिग्री सेल्सियस है, इसमें हिमांक 0 होता है, टोटल भाग होते हैं 100, बराबर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 डिवाइडेड बाय 180, क्योंकि इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर होता है कितना? 212 का। तो ये मिनिमम टेम्परेचर है इसका कि यहाँ पानी जमेगा और पानी उबलेगा किस पर? 212 पर। तो हमने 212 में से 32 को माइनस किया है तो 180 बचा है। अब दोस्तों इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहां पर आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो सही जवाब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप -40 डिग्री यहां पर रखते हैं तो -40 डिग्री आपने रखा अपॉन यहाँ 100 हो जाएगा, तो फ़ारेनहाइट में इसका वैल्यू कितना होगा? तो दोस्तों ये आपको समझ में आना चाहिए। अब हम इनको डिवाइड करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको 5 बार और इसको हम लोग 9 बार डिवाइड करेंगे 2 से। अब आप इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा तो 9 4 जा कितना होता है? तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 360 माइनस 360 यहाँ पर होगा, और यहाँ पर इक्वल में क्या बचेगा? 5 का मल्टीपल पूरे में करोगे तो 5f माइनस में अगर हम लोग बात करें तो ये 160 हो जाएगा, 32 बचे 160, यानी 32 5 जा 160। अब दोस्तों आप इसमें से कीजिएगा माइनस, ये माइनस वाला 160 इधर आएगा तो 5f का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 5f का वैल्यू हो जाएगा 360, यहां पर प्लस हो जाएगा 160। अब दोस्तों यहां से कितना रिमेन है? यहां से अगर हम लोग रिमेन देखें तो 0, यहां से 200 रिमेन बचेगा दोस्तों, माइनस का 200 यहां से रिमेन है, 5f की वैल्यू -200। अब f का वैल्यू निकालने के लिए 5 को हम अपोन में भेज देंगे तो f इज इक्वल टू ये कितना बार? 4 बार कटेगा, यानी कि -40 इसका फिर से आंसर आ गया। दोस्तों देखो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यू रखा था वो रखा था -40, तो यहां पर भी हमारे पास कितना आ गया? -40 आ गया, यही इसका -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो वो पैमाना बताइए मुझे जिस पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों एक समान अंक दिखाते हैं, तो वो हो जाएगा -40 डिग्री। याद रख दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाएगा आपसे एक बार फिर। -40 पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों एक समान अंक दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन फिफ्थ है, चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं? किसे कहते हैं नहीं पूछा है, यहाँ पूछा कैसी राशि है? सदिश है। सदिश को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और अदिश होती है स्केलर क्वांटिटी। तो आपको बताना है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसी राशि। देखो आप लोगों को ध्यान रखना है कि मान लीजिए एक मैग्नेट है आपके पास, एक बार मैग्नेट है, इसका नाम N और S, दो पोल है, तो इसके आसपास का वो क्षेत्र जहां पर मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म शो करना शुरू कर देता है,
यानी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां से चुंबक का चुंबकत्व प्रारंभ हो जाता है, और यहां से ये चीजों को, लोह चुंबकीय चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो इसे ही हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र एक दिशिक होती है दोस्तों, डायरेक्शनल यूनिट होती है, तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा सदिश राशि। सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है चुंबकीय क्षेत्र। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां से चुंबक अपना प्रभाव छोड़ना प्रारंभ कर देता है, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और ये एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक भी आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लें। इसका एसआई मात्रक होता है टेस्ला। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? टेस्ला इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये पूछा जा सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो आपको बताना उत्प्रेरक होते क्या है। दोस्तों ये जो टर्म्स दिया है कैटेलाइजर, ये कैटेलाइजर का मतलब है कि उत्प्रेरक एक ऐसे आउटर फैक्टर होते हैं जो किसी भी प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, परंतु इनकी उपस्थिति से वो प्रक्रिया संपन्न होती है, या कोई केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट इनकी प्रेजेंस में वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो ऐसे ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी। अब दोस्तों इसमें होता क्या है, तो 6CO2 और 6H2O मिलकर क्या बनाते हैं, तो हम लोग देखेंगे यहाँ क्लोरोफिल पिगमेंट आता है और यहाँ सनलाइट होती है। अब दोस्तों धूप में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज का निर्माण होता है, C6H12O6 प्लस 6H2O2 यहाँ से बाहर निकल जाता है, ये एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ से निकलता है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि एज ए कैटेलाइजर यहाँ पर काम किया किसने? क्लोरोफिल ने या हरित लवक ने, क्योंकि हरित लवक अगर नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती। तो दोस्तों सही जवाब हम लोग देखेंगे, हरे पौधों की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल ये एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का काम करता है, जो भाग नहीं ले रहा है पर इसकी प्रेजेंस में यह प्रक्रिया संपन्न होती है। तो दोस्तों आपको समझ यहां से जरूर आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सी ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? अब लास्ट सेशन अगर आपने नहीं देखा तो एक एक करके सारे सेशन देखना है आपको। सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे किसी भी लेवल के एग्जाम्स को दे दीजिए, यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होने वाले दोस्तों। तो नवीकरणीय या रिन्यूएबल जो रिसोर्सेस होते हैं उन ऊर्जा के, वो जिन्हें पुनः चक्रित किया जा सके या रिसाइकिल किया जा सके, उन्हें हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहेंगे। हमने देखा कोयला एक समय के बाद समाप्त हो जाता है। पेड़ से निकलने वाले जो जीवाश्म होते हैं उन्हीं का एक रूप है कोयला, ये भी समाप्त की ओर होता है। पेट्रोल डीजल भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। एक चीज है जो खत्म नहीं होती है, इसका नाम है सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी यहां से कभी खत्म नहीं होगी। सही जवाब इस प्रश्न के लिए हम लोग देखने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी। तो रिन्यूएबल सोर्स माना जाता है सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारी ऊर्जा है, भूगर्भीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब रिन्यूएबल होते हैं, जिनका रिसाइकल चलता रहता है, एक बार यूज करने के बाद फिर से हम इनको यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के समक्ष है कि रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से क्वेश्चन को। और दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की आदत डालिए। कई बार हमारा जो ओवर एक्साइटमेंट होता है वो उस क्वेश्चन को गलत तरीके से थिंकिंग बना देता है हमारे एग्जाम्स में, हमारे माइंड में, और वहां से हम चीजों को गलत सोचना भी शुरू कर देते हैं। तो हर एक विद्यार्थी 4 से 5 प्रश्न इस वे में गलत करके आता है एग्जाम्स में, और वहीं से हमारा रिजल्ट नेगेटिव आता है। तो आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़े एक बार की बजाय, कि रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है यानी केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, केमिकल टू मैकेनिकल। अब दोस्तों ये केमिकल टू मैकेनिकल एनर्जी का मैटर है, तो यहां हम देखेंगे कि डायनेमो, तो हम लोगों ने देखा है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करेगा, यांत्रिक को विद्युत में करेगा। विद्युत मोटर की बात करें तो दोस्तों आपको पता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। हमसे पूछा है केमिकल टू मैकेनिकल। विद्युत सेल की बात करते हैं तो विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को या केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है विद्युत सेल किसमें, विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक सेल्स में। और मानव शरीर की बात करें तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर भी हमारा शरीर हो जाएगा, ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। देखिए मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, तो मेरे अंदर जो खाना मैंने खाया था और जो ग्लूकोज मेरे अंदर फॉर्म हुआ था,
वो ग्लूकोज अब मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट होके मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ। तो हमने क्या किया, मानव शरीर क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 है, पीवी इज इक्वल टू स्थिरांक कहलाता है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न और मुझे पता है सभी बच्चों को इसमें समस्या होगी। अब दोस्तों पी और वी क्या है, पी होता है प्रेशर और वी होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम मींस आयतन, और यहाँ पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा दाब या दबाव हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। अब इन दोनों के बराबर स्थिरांक की वैल्यू हम लोग देखते हैं तो ये क्या चीज है। अब दोस्तों एक बात आपको समझना है यहाँ से कि एक साइंटिस्ट जिनका नाम है बॉयल, अब बॉयल के नियम के अनुसार इन्होंने ये कहा था कि स्थिर ताप पर, स्थिर तापमान पर दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब आयतन के, यदि जो प्रेशर होगा वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। स्थिर दाब पर, दाब स्थिर ताप पर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम लोगों ने देखा कि जो दाब और प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है व्युत्क्रमानुपाती का, तो P इनवर्सली हो जाएगा 1/V। दोस्तों ये ध्यान देना है, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्स में बहुत कम चांस होते हैं, पर फिर भी अगर आ जाए तो आप लोगों को रेडी रहना है, जैसे कि नियम से प्रश्न आया है। चलिए सही जवाब हो जाएगा बॉयल्स का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बॉयल ने बोला था कि P और V का जो रिलेशन है वो एक कांस्टेंट के बराबर होगा। अगर हम V को इधर लेके आते तो यहाँ बराबर हो जाएगा K कांस्टेंट, या आप इसको कुछ भी मान सकते हो, ये स्थिरांक के बराबर हो जाएगा, और यही वैल्यू हम लोगों से यहाँ पर पूछी गई पूछी गई थी। तो ये किसका नियम था, ये नियम था बॉयल का नियम था, आप लोगों को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था, Na2CO3। अब दोस्तों इससे हम लोग क्या कहेंगे, खाने का सोडा कहेंगे। खाने का सोडा तो कुछ और होता है, NaHCO3, NaHCO3। सेकंड थिंग, धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाहक सोडा या दाहक पोटाश, यानी कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश। कास्टिक सोडा हो जाएगा NaOH और ये हो जाएगा KOH। दोस्तों ये ध्यान रखना है, अलग अलग केमिकल कंपाउंड से जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, तो आपको रेडी रहना है हमेशा के लिए ये। अब यहां से एक नाम आ जाएगा धावन सोडा। धावन सोडा पॉपुलर क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। धावन सोडे का फॉर्मूला क्या है, तो धावन सोडा Na2CO3.10H2O। अपनी कॉपी में बार बार इसे लिख लें क्योंकि एग्जाम बनेगा यहां से। तो सही जवाब 10th के लिए बी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी की स्क्रीन पर है कि पानी की बूंदों के गोल होने के पीछे किसका कारण है। थ्योरी क्लासेस में बहुत अच्छे से हम लोगों ने आपको पढ़ाया है, और आप अगर नए हैं, आप किसी कारणवश अगर आप ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन नहीं किए हमारी, तो दोस्तों ऑफलाइन संस्था में आकर, अपनी संस्था में आकर आप नोट्स सबसे पहले ले जाइए, क्योंकि अभी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, एग्जाम्स के टाइम पे मैं आपकी हेल्प करने में असमर्थ रहूंगा, क्योंकि फिर इतना समय मिलेगा नहीं दोस्तों कि मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवाऊं और आप सारे नोट्स पढ़ नहीं पाएंगे। तो जो भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो आज घर बैठकर देख रहे हैं मुझे, दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप एक दिन निकालिए समय और आ जाइए मेरे पास, तो मैं आपकी जितनी हो सकती है उतनी मदद करूंगा ताकि आप अपना सपना पूरा कर सके इस बार। चलिए, पानी की बूंदों के गोल होने के पीछे कारण क्या है, तो यहाँ आ जाएगा सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठ तनाव। अब ये पृष्ठ तनाव है क्या, पानी के सरफेस पर लगने वाला बल। तो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है बल बटे लंबाई, फोर्स अपॉन लेंथ। और बल बटे लंबाई क्या होती है, फोर्स अपॉन लेंथ होगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन पर मीटर। तो इससे हम लोग न्यूटन मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल है, पानी की बूंदों का गोल होना, या फिर सेविंग ब्रश के बालों का चिपकना, पानी की सतह पर मच्छरों के लार्वा का तैरना, पतली सुई का पानी पर तैरना। तो कई सारे एग्जाम्पल हैं जो सरफेस टेंशन से लेकर पूछे जा सकते हैं, पर सबसे ज्यादा पॉपुलर है पानी की बूंदों का गोल होना, सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, एक प्रश्न बड़ा ही प्यारा है, एंजाइम क्या है। ये क्वेश्चन मैंने बोला है कि इसको आप 10 स्टार लगा दीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आएगा। एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी एसिड या न्यूक्लिक एसिड।
दोस्तों मैं आपसे बोलूंगा कि जो एंजाइम होते हैं वो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ माने जाते हैं, और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ में नाम आता है प्रोटीन का, क्योंकि ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है प्रोटीन। तो इन सभी चीजों से मिलकर बना होता है क्या, प्रोटीन बना होता है। तो एंजाइम क्या आ जाएगा, तो एंजाइम प्रोटीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब इस क्वेश्चन के लिए होने वाला है। दोस्तों सभी एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, पर सभी एंजाइम प्रोटीन माने जाते हैं। 12 के लिए बी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, डेंड्राइट्स किसमें पाए जाते हैं। देखो ऐसे यूनिक प्रश्न आपको इस संस्था पर, इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिल रहे हैं दोस्तों। अब आप सभी ने तंत्रिका ऊतक को देखा होगा। ये तंत्रिका ऊतक की स्ट्रक्चर है जो मैं आपके सामने बनाया जा रहा हूं। तो ये आप तंत्रिका ऊतक को आप लोगों ने जरूर देखा है। अब इस तंत्रिका ऊतक में इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये इस तरीके से देख रहे हो आप, है ना। तो इन्हें हम लोग, ये सेल है जिसे कोशिका का साइटम कहते हैं। हम लोग एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर जो हमारे अंदर नर्व सिस्टम होता है उसकी एक सेल। अब दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिल रही है, इन्हें हम लोग डेंड्रिट्स के नाम से जानते हैं। डेंड्रिट्स के नाम से जानते हैं। ये होते हैं डेंड्रॉन, ये होते हैं डेंड्रॉन्स, है ना। ये साइटोन होता है, ये एक्सॉन होता है। ये सबसे बड़ी सेल एक्सॉन होती है, सबसे बड़ा डेंड्रॉन जो होता है एक्सॉन कहलाता है। इसमें कई सारे स्ट्रक्चर है दोस्तों, पर आपको यहां पर पूछा है कि डेंड्राइट्स किस में पाए जाते हैं। तो डेंड्राइट्स ये आपको उंगली जैसे प्रवर्त दिख रहे हैं, तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में आप देखोगे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर आएंगे आपके इसमें। तो इसने, जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमारी क्लासेस को देखा है, वो जरूर इस बार सपना पूरा करेगा दोस्तों अपनी एग्जाम से। चलिए क्वेश्चन 14, विद्युत ऊर्जा का सबसे ज्यादा उपयोग प्राप्त करने में किया जाता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो मोस्टली यूज है वो हम लोग किस लिए करते हैं। पहला ऑप्शन है ऊष्मा प्राप्त करने के लिए। तो विद्युत धारा से ऊष्मा प्राप्त की जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैकेनिकल एनर्जी, बिल्कुल पंखे में हम लोग देखते हैं, हम लोग घुमाते हैं पंखे को तो वो मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रकाश ऊर्जा में भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक बल्ब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। विद्युत ऊष्मा से हम लोग हीटर यहाँ पर यूज करते, तो हीटर इसी में आएगा। यहाँ पर विद्युत पंखा आ सकता है, आप लोगों के लिए ध्यान रखना है विद्युत पंखा। और यहाँ क्या आ सकता है, तो दोस्तों ध्यान रखना है प्रकाश, प्रकाश के लिए विद्युत बल्ब पूछा जा सकता है आपसे। तो ये सभी में हम लोग विद्युत ऊर्जा का यूज कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इसका सही जवाब है। उपरोक्त सभी एकदम सही जवाब होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी पर जी का मान क्या होता है। तो पृथ्वी पर जी का मान आप लोगों को बताना है। तो मैंने ये क्वेश्चन प्रीवियस सेशन में भी आपको पढ़ाया था। तो जी का वैल्यू हो जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा, स्मॉल जी, जिसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जानते हैं। गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जाना जाता है, और इसका वैल्यू अर्थ पर हो जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि त्वरण है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट हो जाता है। तो दोस्तों आज के 15 प्रश्न है कि हमने आज प्रैक्टिस सेट 30 पढ़ा है। और दोस्तों ध्यान देना, सेशन को जबरदस्त शेयर मिलना चाहिए। आज की क्लास बहुत धमाकेदार होगी ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। तो मिलते हैं हम लोग कल के सेशन 31 में, इसी के साथ, इसी जोश और उत्साह के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखें। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद।